घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं सर हप्पा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो पुरानी हिंदी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग जो है वो पुरानी हिंदी कहते हैं। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृत आभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने हिंदी काल के आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? पुरानी हिंदी नामकरण जो किया है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित चंद्रधर गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो राजा मुंज को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं और स्वयंभू देव कृत पाउम चरु 5 कांड और 83 संधियों सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य जो है वो आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि या अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसको बोलते हैं? तो स्वयंभू को। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो स्वयंभू थे। स्वयंभू की कृति का नाम है पउम चरु। क्या नाम है? पउम चरु। पउम चरु जो है किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू का है। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? तो ये पउम चरु ने बोला है। पउम चरु ने बोला है।
पवनचरू स्वयंभूकृत चरित्र काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है और सीता के आगमन का एक ओर भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपनी सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है तो भविष्यत कहा जाता है। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य भी रचे गए जिनमें कथा नायक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा का नाम उल्लेखनीय है। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना है? तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति माना है। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना है। कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो पवनचरू नहीं है। पवनचरू जो है वो स्वयंभू का रचना है। पवनचरू जो है वो पुष्पदंत की रचना नहीं है बल्कि स्वयंभू की रचना है। इनकी 2 अन्य रचनाएं रिठनेमी चरू और स्वयंभू छंद है। पुष्पदंत की 3 रचनाएं मिलती है, महापुराण, जयकुमार चरू और जसहर चरू। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? तो कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? तो महापुराण जो है वो स्वयंभू कवि का नहीं है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि है तो अमीर खुसरो। खड़ी बोली में जो सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले जो कवि है वो है अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो है। इसका भाषा का इस नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं से में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने किया था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने तथा गज़ल इत्यादि। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और
सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिल कर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें अब 20 से 21 ही उपलब्ध है। शिलांकित कृति जो है वो राउल वेल है। ओके फ्रेंड्स, शिलांकित जो कृति है वो राउल वेल है। शिलांकित कृति राउल वेल है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इनकी रचना राउल नायिका के नखशिख वर्णन के प्रसंग में हुई। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद में किया, फिर गद्य का प्रयोग किया गया है। इस कृति का रचयिता रोडा नामक कवि माना जाता है। राउल वेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंखला परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। राउल वेल की किस तरह की रचना है? तो राउल वेल की जो है रचना वो गद्य पद्य मिश्रित चंपू है। राउल वेल की जो रचना है वो गद्य पद्य मिश्रित चंपू है। कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की और उस समय ध्यान दिया जाने लगा था कि यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई। उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है तो व्याकरण ग्रंथ है। कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ जो है वो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो ब्रज भाषा जो है वो आदिकाल की है। डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्होंने कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया है। ये शैलियाँ हैं डिंगल तथा पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य के वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती थी। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कंकर्स शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी तथा इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में विगलन हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल
करते हैं कि वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियाँ चारणों और भाटों द्वारा प्रयुक्त होती है तथा भक्ति काल और रीति काल में भी उनके प्रयोग की वह ऋण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा है, खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो रासो ग्रंथ जो है वो डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य का नाम है चारण साहित्य। ग्रियर्सन एवं रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया। इस काल में राजा आश्रित कवि अपने आश्रय दाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्र या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती है। उनमें प्रमुख जो है वो विजयपाल रासो, नल सिंह कृत, हमीर रासो जो सारंगधर कृत और खुमान रासो दलपति विजय कृत, बिसल देव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई और परमाल रासो जगनी कृत्य। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सरहप्पा, सबरप्पा, लुईपा, विरूपा, डोम्भिया, कंडहप्पा, कुकुरीपा आदि सिद्ध कवि हैं। नाथपंथी योगी अलख जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी ग्रंथ घरंड संहिता और शिव संहिता है। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ हठ योग, गोरक्षनाथ और ज्ञान अमृत और गोरक्षकल्प आदि हैं। जैन साहित्य प्राकृत संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य के लेखक अगरचंद्र नाहटा थे। जैन साहित्य जो है जिन्हें आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। 84 साहित्य में नहीं है, तो 84 साहित्य में जो सिद्ध नहीं है, सिद्धों में 84 सिद्धों में नहीं है, तो वो सारंगधर नहीं है। सारंगधर नहीं है, सारंगधर जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन है। वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं किया गया है? तो किस विषय का वर्णन नहीं किया गया है? तो कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया गया है। कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया गया। वीर गाथा कालीन रासो काव्य में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता था। इस काव्य में आश्रयदाताओं का अतिरंजना पूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव गत्यात्मक वर्णन पाया जाता है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के काल खंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? तो चारण काल नाम दिया। 700 से 1400 ईसा काल को चारण काल नाम दिया। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईसा के कालखंड को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया। वे इसका प्रारंभ
640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 ईसा से 1300 ईसा उद्धृत मिला है, जिसे उन्होंने चारण काल कहा है। ओके फ्रेंड्स, बिसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? बिसल देव रासों में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। गेय शैली का प्रयोग किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक बटन ज़रूर दबाएं। बिसल देव रासो मूलतः गेय काव्य था, अतः इनके रूप में परिवर्तन होता रहा है। यह प्रेम श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसल देव तृतीय के विवाह वियोग पुनः मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल ने 1155 ईस्वी में की थी। बिसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बिसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेम आख्यानक काव्यों तक पहुँची, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीति काल में जाकर इनका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बिसल देव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। बिसल देव रासों के रचयिता जो है वो नरपति नाल है। बिसल देव रासों के रचयिता जो है वो नरपति नाल है। रासो ग्रंथ में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो बिसल देव रासो है। किस रचना काव्य का मूल वर्ण्य विषय जो है वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो बिसल देव रासो। राजमती से रूठकर बिसल देव कहाँ गया था? तो उड़ीसा। बिसल देव रासों में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसल देव तृतीय के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बिसल देव उड़ीसा चला गया था। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह से दुखी रहती हैं। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती हैं। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीवन चित्र इस काव्य में मिलता है। रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है। किसको? तो जगनीक परमाल रासो को। जगनीक के परमाल रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के वीर आला और उद्दल की वीरता की गाथा है। उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आला खंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो कौन सा प्रचलित है? तो परमाल रासो प्रचलित है। सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। थैंक यू सो मच।